Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 9 September, so let's get started. आज से शुरू हो रहा है G20 summit and for your exam you must remember all the G20 members. That is most important. If I remember it correctly, पहले G20 के members पूछे गए कि इनमें से कौन member नहीं है. Alright. So वैसे तो सभी इसमें जो भी आप गैस कर सकते हो पावरफुल और बड़ी कंट्रीज वो मेंबर है ही. आपको थोड़ा सा जो याद रखना होगा वो है एक इंडोनेशिया के बारे में और दूसरा मैक्सिको के बारे में. ये दोनों भी मेंबर हैं. ओके. एंड यूएई मेंबर नहीं है. डिस्पाइट बीइंग ए रिच कंट्री इट इज नॉट ए मेंबर. ठीक है. बाकी सब इंडिया, चाइना, यूएसए, यूके, एवरीवन. ओके. यूके अलग से भी मेंबर है और साथ में यूरोपियन यूनियन. ओके. यूरोपियन यूनियन इसका एक मेंबर है. दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन प्लस 19 कंट्रीज. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये सब वही बातें हैं कि 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं 60 लोकेशंस में और ऑलमोस्ट 32 डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में. लेट्स मूव ऑन टू न्यूज ऑफ द डे. यहाँ पर ये सब प्रेसिडेंट वगैरह के नाम दिए हुए हैं और इन कंट्रीज के. बट आई थिंक अगर आप स्टेट पीएससी नहीं दे रहे हैं तो यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा ये सब. ये सब यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स हैं जो इंडिया ने रेकमेंड किए हुए हैं. तो सारे तो याद रख नहीं सकते आप और रखने की जरूरत भी नहीं है. बट कुछ एक पॉइंट्स आप देख सकते हो जैसे इम्प्रूव एमएसएमई एक्सेस टू फाइनेंस एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ऑलराइट. देन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड 4.0 जो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात करते हैं ना वो. दूसरा हमें काफी रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल ग्लोबल वैल्यू चेन बनानी है. नेक्स्ट हमें इंक्लूसिव ट्रेड की तरफ जाना है. नाउ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी ऑलरेडी हम काफी बात कर चुके हैं. जेंडर एंड डाइवर्सिटी इंक्लूसिव फाइनेंस और इंसेंटिवाइज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट. काफी सारे हैं. आपको जो इजी लगे जो आपको लगता है कि आप याद रख सकते हो जैसे डिजिटल लिटरेसी, स्किल गैप, ये सब याद रखने की कोशिश कीजिएगा. 8-10 पॉइंट आपके पास हो काफी है. इतना ऐसा नहीं कि हर एक याद रखना है इसमें से. फोस्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. देन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ है दैट एनहांस ग्लोबल कोऑपरेशन टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स नेट जीरो ट्रांजिशन. और इंडिया कब तक बनना चाहता है नेट जीरो? 2070 तक. इंक्लूड अफ्रीकन यूनियन इन G20. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बस काफी इतने पॉइंट्स आप अपने उसमें याद रख लें. नेक्स्ट ये इंडिया की तरफ से कुछ इन्वाइटी हैं जिनको इंडिया ने स्पेशली बुलाया है. तो देखिए यहाँ पर यूएई को हमने बुलाया है बट इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ G20. ठीक है. नाइजीरिया भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है एंड आज नहीं तो कल इसको ब्रिक्स का मेंबर बनना ही है. वैसे इसी बार बन जाता बट नहीं हो पाया. चलिए अब आते हैं काम की. तो कल बाइडेन एंड मिस्टर मोदी की बायलैटरल मीटिंग हुई है. तो ऑलरेडी हम काफी बातें इसके बारे में कर चुके हैं. आपको ले देकर दो ही बातें सॉरी 3 बातें याद रखनी है. एक तो जो हम जेट इंजन प्रोक्योर कर रहे हैं इनसे. ठीक है. क्योंकि ये जेट फाइटर जेट्स में यूज होने वाली जो इंजन है इनकी टेक्नोलॉजी, इनको बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत कम कंट्रीज के पास है. कुछ 4-5 कंट्रीज के पास ही इसकी है. यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, बस दैट्स इट. ठीक है. तो इसमें जो हम लोग ले पाएंगे इनसे ये बहुत अच्छी चीज है. सेकेंड इज कि हम लोगों ने कोई ड्रोन खरीदने की डील की थी इनके साथ. ऑलराइट. एंड थर्ड है आईसैट इनिशिएटिव क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे. ठीक है. तो इसका कुछ रिव्यू करना है इस मंथ में, क्या प्रोग्रेस हुई है क्या नहीं. बस बाकी आप इसमें जितने भी बोल बच्चन आते रहे उन सबको आप थोड़ा इग्नोर करके चलिए. ये कुछ नहीं है. बाकी ये लाइन याद रख सकते हैं कि हम अपने रिलेशन को जैसे चाइना और पाकिस्तान के टर्म्स में हम लोग कुछ रिलेशन बोलते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि आर पार्टनरशिप या रिलेशनशिप इज एज हाई एज माउंटेन्स. ओके. एज डीप एज ओशियन एंड एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन. ऑलराइट. तो उसी तरीके से इंडिया यूएस अपनी पार्टनरशिप को डिफाइन करते हैं एज सी टू स्टार. ठीक है. टाई स्पैनिंग फ्रॉम सी टू स्टार्स. यानी स्पेस से लेकर अंडर वाटर तक, यानी ओशियंस तक हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं आपस में. ठीक है. तो स्पेस में स्पेस रिसर्च, कैंसर टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर. देखिए अब ये स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर इतना ज्यादा न्यूज में आ चुका है कि अब अगर आपने इसको तैयार नहीं किया ना अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो यू विल लूज मार्क्स. ओके. सो उस पर प्रॉपर एक लेक्चर मेन सीरीज में बनाया जा चुका है. प्लीज उसको देख लीजिएगा.
नेक्स्ट इन्होंने जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है उसमें देयर वाज नो मेंशन ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज लाइक काउंटर टेररिज्म और सिचुएशन इन नेबरहुड अफगानिस्तान पाकिस्तान म्यांमार, तो ऐसा कोई मेंशन इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, इसके जो आउटकम है तो पहला डिफेंस में जेट इंजन ड्रोन, इस पे जो पैक्ट साइन हुआ था। स्पेस में हम लोग कोलैबोरेशन बढ़ाना चाहते हैं इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी। दूसरा टेक्नोलॉजी में हम चिप्स टू एआई, तो चिप्स में जो यूएसए ने एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ है अपने यहाँ चाइनीज के साथ, तो वो हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि शायद इंडिया उसमें कोलैबोरेट कर सकता है एक अच्छा पार्टनर बन के। ठीक है, नेक्स्ट इज एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जो रिसर्च करेगा जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कुछ आउटकम है। एंड वन वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यूएसए प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पे जो इनके मीडिया पर्सन आए थे ना, उन्होंने काफी इंसिस्ट किया था कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए इसके लास्ट में, जो कि हमेशा होती है। दो लीडर्स के मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हमेशा होती है। मनमोहन सिंह के टाइम पे होती थी जब वो फॉरेन विजिट पे जाते थे। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि हमारी पीएम ऑफिस ने इसको मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करना चाहते। ठीक है, तो फिर अब अगर बाइडेन अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो वो भी ऑड लगता, तो इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि बाइडेन अब यहाँ से जब वियतनाम जाएंगे तो वहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि उनको अपने प्रेसिडेंट से भी सवाल पूछने होते हैं। ठीक है, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। ठीक है, यूएसए गए थे, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन अलाउ किया था और उसका भी आंसर थोड़ा घुमा फिरा के दिया था। तो अब यहाँ से जो फाइनली रिलीज होगा जॉइंट डॉक्यूमेंट, उसे कहेंगे हम न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। अब G20 में दो ग्रुप्स में बटा हुआ है ऑलमोस्ट। एक तरफ है G7 कंट्रीज जो कि मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, वेस्टर्न अलाइज कह सकते हो आप, और दूसरा है रशिया चाइना ब्लॉक। ठीक है, तो जॉइंट कम्युनिक किस तरीके से इशू होगा या नहीं होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई नई जॉइंट कम्युनिक इशू नहीं हुआ तो इट विल बी द फर्स्ट टाइम जब से G20 समिट शुरू हुए हैं 2008 से, कि पहली बार होगा जब कोई जॉइंट कम्युनिक इशू ना हो। बट ऐसा नहीं होगा वैसे, मतलब कर लेंगे वो लोग आपस में कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस। ये अगेन वही यूएस वाला कंटिन्यूएशन है, तो बस यही चीजें याद रखिए। एक तो जी जेट इंजन डील, यहाँ पर ड्रोन्स हम लोग ले रहे हैं इनके साथ। दूसरा आईसैट जो इनिशिएटिव था, इट वाज अ मेजर माइलस्टोन इन इंडिया यूएस रिलेशन, तो इसका रिव्यू मिड टर्म रिव्यू करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमें कैपिटल चाहिए फॉर ग्रीनफील्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तो ये सब कोलैबोरेशन की बातें हैं। नेक्स्ट इज जो इंडिया हमेशा से कहता आया है कि हमारा ये जो समिट है, जो फाइनल आउटकम निकलेगा, इट विल बी इंक्लूसिव, डिसिसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। सो दीज आर वर्ड्स जो आपके नोट्स में होने चाहिए, क्योंकि ये आपको कहीं ऐसे करंट अफेयर मैगजीन्स वगैरह में नहीं मिलेंगे। मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, बट खुद के अगर नोट्स में आप इंक्लूड करके रखोगे न्यूज़पेपर से तो बेटर होगा। 19 G20 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ऐसे कई कंट्रीज अपने अपने ये देती रहती हैं, क्योंकि अब वो गेस्ट बन के आई हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना है। ठीक है, तो पूरी तरह से इग्नोर भी मत करो, लेकिन वर्ड टू वर्ड पढ़ना भी मत। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे काम की बातें बता देता हूँ जो हमें अपने नोट्स में इंक्लूड करनी चाहिए। हमने साइन किया था इनके साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इन अप्रैल 22। ओके, इट वॉज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। हम लोग पार्टनर तो हैं ही इंडो पैसिफिक रीजन में। ओके, कॉर्ड के मेंबर भी हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स लार्जली रॉ मटेरियल्स टू इंडिया एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स फिनिश गुड्स टू ऑस्ट्रेलिया। जैसे वहां से हमें क्या आता है, कुकिंग कोल आता है, हम यूज करते हैं स्टील बनाने में, और उसके बाद हम स्टील एक्सपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद यूरेनियम का भी एक सोर्स है हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया। देन इट इज माइलस्टोन ट्रेड एग्रीमेंट, और इसमें क्या क्या कवर हो रहा है ये जो एग्रीमेंट है इसमें, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, रूल्स ऑफ ओरिजिन, रूल ऑफ ओरिजिन मैंने आपको समझाया है, यानी कि ऐसा नहीं कि चाइना में बना हुआ है पूरा, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, वहां पे सिर्फ एक स्टैंप लगा दिया आपने कि ये ऑस्ट्रेलिया में बना है, थोड़ा बहुत कुछ एडिशन करके। सपोज सिर्फ आपने पैकेजिंग कर दी और कह दिया मेड इन ऑस्ट्रेलिया, और आप इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि आपका एग्रीमेंट है यहाँ, तो ऐसा नहीं है। रूल ऑफ ओरिजिन बताते हैं कि आप ऑनेस्टली ये बताइए कि ये बना कहाँ था एग्जैक्टली, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आपने इसकी असेंबली या पैकेजिंग कर दी है तो दे देंगे। नेक्स्ट इज टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर। सैनिटरी फाइटोसैनिटरी, फॉर एग्जांपल मैंगो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सपोज यूके में, अगर उसमें हमने हद से ज़्यादा केमिकल यूज़ किया है, पेस्टिसाइड यूज़ किया है, तो वो इस एसपीएस मेजर के अंडर में हमारे एक्सपोर्ट्स रोक सकते हैं। ठीक है, कस्टम प्रोसीजर जितना ज़्यादा हो सेम होना चाहिए दोनों कंट्रीज में, ताकि जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है उनको वो हैसल क्रिएट ना हो कि वहाँ कुछ और नियम थे, यहाँ कुछ और नियम है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने अपने कस्टम प्रोसीजर भी स्ट्रीमलाइन किए। ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड रेमेडीज,
लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल इश्यूज एंड मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन यानी कि स्टूडेंट्स एंड बिजनेसमैन. ECTA is expected to significantly boost bilateral trade exceeding 40 to $50 billion by 2035. ये गोल है हमारा. नेक्स्ट, ओवर 50,000 स्टूडेंट वीजाज वर ग्रांटेड बाय ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. क्यूएस रैंकिंग की बात करें तो 39 यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें से 9 यूनिवर्सिटी आती हैं टॉप 100 में क्यूएस रैंकिंग में. और इनकी एक यूनिवर्सिटी ने हमारे यहाँ गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस भी ओपन कर रही है. ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने अलाउ कर दिया है फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अपने यहाँ. राइट. दूसरा, बोथ द कंट्रीज आर सेंसिटिव टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी, energy security, climate management, political stability, and financial jurisprudence in a cohesive manner for larger peace and stability in Western North and Global South. ठीक है. जस्ट एक तरह की कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, अगर कभी आपको इंडो ऑस्ट्रेलिया पर कोई क्वेश्चन आता है तो. यहाँ पर है ब्राजील. अब देखिए, जब भी ब्राजील का नाम आता है ना, हमारे दिमाग में एक चीज जरूर आती है, वो है इथेनॉल. ठीक है. क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था, और अभी से नहीं, जब ऑयल क्राइसिस हुए थे ना 73 में, वही सद्दाम हुसैन के टाइम पे जब उसने इन्वेट किया था कुवैत को. ठीक है. तब इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने कहा था कि हम बायो इथेनॉल की तरफ मूव करेंगे. और तो आप कह सकते हो कि ब्राजील प्लस यूएस को अगर आप ऐड कर लें तो वर्ल्ड का 85% इथेनॉल प्रोडक्शन ये दो कंट्री ही करती हैं. ठीक है. और क्योंकि ब्राजील सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का. ठीक है. तो शुगर केन ही इसका मेजर रॉ मटेरियल है इथेनॉल बनाने के लिए. क्लियर. ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा ये लोग ब्लेंडिंग करते हैं. हमने भी अपने यहाँ पर E20 प्रोग्राम चलाया हुआ है, राइट, कि हम भी 20% तक ब्लेंडिंग करेंगे. और ये इनके यहाँ कुछ कुछ शहरों में ऑलमोस्ट 40% तक की भी ब्लेंडिंग होती है. यानी कि आप कह सकते हो कि ग्रीन ट्रांजिशन की बात अगर हम करते हैं, इकोनॉमी का ग्रीन ट्रांजिशन, ठीक है, तो उसमें ब्राजील इज ए ग्लोबल लीडर. एंड नॉट जस्ट इथेनॉल, दूसरी चीज आती है हमारे दिमाग में ब्राजील का नाम सुन के, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. इससे भी बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है. आप कह सकते हो कि इसके यहाँ पर रिन्यूएबल पावर सोर्सेज का शेयर इसकी टोटल पावर में ऑलमोस्ट 45% है. और हमारा भी गोल ऐसा ही कुछ है कि हम भी ऑलमोस्ट 45 to 50% रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर लाना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में. और तो ब्राजील के साथ कॉपरेशन आप दो चीजों में बहुत अच्छे से कर सकते हो. एक हो गया आपका इथेनॉल्स में, ठीक है, और दूसरा हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक में. क्योंकि हमारे यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का, बट हम लोग उसको पूरी तरह से टैप नहीं कर पाए कभी. चलिए, ब्राजील 45% ऑफ इट्स एनर्जी मैट्रिक्स एज ऑफ 2019, ओके, 45% एनर्जी उसकी रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की सिर्फ 14% आती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इथेनॉल, इसमें ये लीडर है. ब्राजील टुगेदर विद यूएसए 82% ऑफ वर्ल्ड इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, मोस्टली शुगर केन क्रॉप से, और इसने ये सब शुरू किया था इन रिस्पॉन्स टू 1973 ऑयल क्राइसिस. ब्राजील थर्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसर. इसमें याद रखिए इताईपू डैम ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है. ब्राजील बिकमिंग वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी, इवन विंड एनर्जी में इट इज फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. Okay, so it is embracing and it is a pioneering the global transition to renewable energies. Brazil aim to reach net zero emission by 2050 और India 2070 and eliminate illegal deforestation by 2028. क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, लिथियम रिजर्व्स की तलाश में लिथियम की वजह से काफी ज्यादा ना अमेजोन फॉरेस्ट को डैमेज किया जा रहा है. इनको कट किया जा रहा है क्योंकि लिथियम की माइनिंग करनी है. वर्ल्ड में लिथियम की जरूरत है बहुत. नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ठीक है, और इंडिया इज सेकंड. और ऑरेंज, कॉफी, सोय, ब्राजील नट, गुराना एंड अकाई. इट इज ऑल्सो फंडिंग इनोवेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, रिसर्च एंड इनोवेशन. तो ये एक अलग से एक और एरिया बनता है कॉपरेशन का जो इंडिया कर सकता है इनके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है. तो बस ये तीन चार समझ गए ना आप. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, इथेनॉल प्रोडक्शन में कोऑपरेट कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों का ये टॉप एक्सपोर्टर भी है. ठीक है. तो बस इतना काफ़ी है एक कंट्री के बारे में जानने के लिए. यहाँ पे वही बात आ जाती है वापस से यूएस में जेट इंजन
और ड्रोन्स वाली यूएवीज। ठीक है, बस दो बातें जान ली, काफी है। और वर्ड टू वर्ड पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो न्यूज़पेपर में अपना। और नेक्स्ट एक और आउटकम क्या है कि हम लोग एकेडमिक पार्टनरशिप बढ़ाएंगे और इसके लिए हम लोग सेटअप करने वाले हैं ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। आपके आंसर में से बहुत जगह कोट करना होगा क्योंकि इंडिया कितना ज्यादा आप कह सकते हो कि ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर कंसर्न है। ठीक है, कि वो ये सब डेवलप कंट्रीज करती हैं जनरली, जिनके पास उतनी कैपिटल रिसोर्सेज सब कुछ होता है। ठीक है, बट इंडिया यूएस के साथ मिलकर सेटअप कर रहा है ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट टू स्ट्रेंथन रिसर्च ऑन सस्टेनेबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ऑलराइट, सो रिमेंबर दैट। देन हाँ, जैसे ही डिस्टेंस ग्रो हो रहा है चाइना और यूएसए में, तो हम चाहते हैं कि यूएसए को जो भी सपोर्ट की जरूरत है चाइना को रिप्लेस करने के लिए वो इंडिया से मिल सके। जैसे कि चिप में वो चाहता तो है कि उसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन हो उसकी कंपनीज के पास, लेकिन वो चाइना को नहीं देना चाहता उस लेवल की टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप इंडिया में आ सकते हो, और काफी यूएस कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है चिप्स में। चलिए, बिल्डिंग रेजिलिएंट ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, इस पे फोकस है दोनों का। इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड द यूएस रिप एंड रिप्लेस पायलट प्रोजेक्ट। अब ये क्या है रिप एंड रिप्लेस? ये मैंडेट करता है अमेरिकन कंपनीज को टू टीयर आउट द टेलीकॉम इक्विपमेंट मेड बाय चाइनीज फर्म हुआवी एंड ZTE। और ये चीज इंडिया ने भी की है, हमने भी इन दो फर्म्स को अलाउ नहीं किया है अपने अपकमिंग 5G नेटवर्क में। ठीक है, बिकॉज ये दोनों कंपनियां बदनाम है कि ये चाइनीज गवर्नमेंट के बिहाफ में एस्पियोनेज करती हैं। ओके, बट हम लोग इतने कंसर्न भी नहीं है, क्योंकि आप अगर कुछ फोटोज देखेंगे तो डीआरडीओ के ऑफिस से कुछ फुटेज थी। ठीक है, वहां पे सीसीटीवी जो कैमरा लगे हुए थे ना, देवर ऑल्सो मेड इन चाइना। आप डीआरडीओ जैसी जगह पर अगर मेड इन चाइना सीसीटीवी लगाते हो तो आप मतलब अभी तक उस रिस्क को सीरियसली नहीं ले रहे हो। राइट, तो इसलिए हमने 5G नेटवर्क से तो बिल्कुल बाहर रखा है चाइनीज कंपनी को। यूएस ने भी यही किया, हमने भी यही किया है। चलिए, नेक्स्ट इज टू डीपन एंड डाइवर्सिफाई द इंडो यूएस मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। आपको पता है ये मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दिया था यूएस ने इंडिया को। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप को हमें और ज्यादा एक्सपैंड करना है इनटू न्यू एंड इमर्जिंग डोमेन्स लाइक स्पेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। PM called for a global framework for ethical use of AI as he flagged concerns over algorithm bias and its disruptive impact on society। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एलोन मस्क का कहना है कि अगर सबसे बड़ा थ्रेट कुछ है वर्ल्ड को, इवन बिगर देन द न्यूक्लियर वेपन्स, तो वो थ्रेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, उसमें क्या किया था कि कुछ रोबोट्स अपने आप ही फंक्शन कर रहे थे, जो कमांड नहीं दिए जा रहे थे वो भी कर रहे थे। उसके बाद जब उनको टर्न ऑफ भी कर दिया गया, उसके बाद भी एक रोबो था जो सैटेलाइट से अपने आप कम्युनिकेट कर रहा था। ओके, मतलब वो इंसान के कंट्रोल से भी बाहर जा रहा था। तो इसलिए एलॉन मस्क ने कहा था कि दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अगर रोबोट्स में आप जो यूज करते हो, दीज आर मोर डेंजरस देन द न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, तो इसीलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक एथिकल यूज के लिए, कि उसे गलत काम के लिए यूज ना किया जाए, उसके लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। ऑलराइट, तो वही प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया है। नेक्स्ट इज ओपन रैन। ओपन रैन क्या है? इट इज एन ऑनगोइंग शिफ्ट इन द मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट इनेबल्स सर्विस प्रोवाइडर्स टू यूज नॉन प्रोप्राइटरी सब कंपोनेंट्स फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ वेंडर्स। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही वेंडर से आपको सारे इक्विपमेंट यूज करने पड़ेंगे तभी वो कंपैटिबल होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एक काइंड ऑफ ओपन सिस्टम, कि अगर हमने अलग अलग जगह से भी इक्विपमेंट्स लिए हैं तो दे शुड बी कंपैटिबल टू वर्क विद ईच अदर। राइट, दैट इज कॉल्ड एज ओपन रैन। ये इसी तरह के पॉइंट्स अंदर से उठा के आपको प्रीलिम्स में दे दिए जाते हैं। जैसे ब्राजील में हमने वो डैम देखा था, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट। यहाँ पे यूएन चीफ के कुछ वर्ड्स बहुत अच्छे हैं जो आप अगर मौका मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह की चीजें जरूर लिखना। सी, आज वर्ल्ड में क्या हो रहा है? डिविजन्स आर ग्रोइंग, tensions are flaring up, and trust is eroding, which together raise the specter of fragmentation and ultimately confrontation. All right, these are wonderful words. The global financial architecture, यही आपका WTO, IMF, World Bank, is outdated. He openly saying that this global financial architecture is outdated, dysfunctional and unfair. अनफेयर तो है ही कि डेवलप कंट्रीज उसे एक टूल की तरह यूज करती हैं हमारी इकोनॉमी में चेंजेस करने के लिए। It requires deep structural and reform, and at the same can be said about United Nations Security Council। ठीक है, क्योंकि ओवर रिप्रेजेंटेड है वहां पे, यूके भी है, फ्रांस भी है और रशिया भी है।
एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट से 3 कंट्रीज आ रही है। एशिया से सिर्फ एक है, चाइना, और जबकि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है एशिया की। अफ्रीका से एक भी नहीं है, साउथ अमेरिका से एक भी नहीं है, राइट। तो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो परमानेंट 5 मेंबर, वो ग्लोब को रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ही सेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज शुड रीच नेट जीरो बाय 2040 एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज शुड डू इट बाय 2050। नॉट लाइक जैसा इंडिया ने सेट किया कि हम 2070 तक जाएंगे। ये रिक्वेस्टिंग कि आप 2050 तक ही कीजिए सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज। Phasing out coal by 2030 in OECD and 2040 in all other countries. Ending all licensing or funding of new fossil fuel projects. और ये चीज सऊदी अरेबिया को बर्दाश्त नहीं हुई थी कि आप ये बातें ना करें। नेक्स्ट इज, इन्होंने कहा है कि लॉन्च ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ वॉज ए रियली सिग्निफिकेंट आउटकम, जो कि अभी G20 के टाइम पर ही हुआ था। ये वही न्यूज है, नो क्वेश्चन प्लीज। ओके, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर अलाउ नहीं करते हैं मीडिया को क्वेश्चन करना। नेक्स्ट इज क्रिप्टो टू क्लाइमेट। देखिए, क्रिप्टो करेंसीज, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इनका नेचर क्या है, बॉर्डरलेस। कोई नेशनल बॉर्डर है नहीं इनके लिए, इधर से उधर आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर इनको हैंडल किया जा सकता है तो वो ग्लोबल लेवल पर ही किया जाता है। किया जा सकता है, कोई पर्टिकुलर एक कंट्री इसके लिए लॉ बना देगी, उससे कुछ नहीं होगा। So introducing a licensing regime for crypto asset platforms, bringing the asset under the fold of anti-money laundering and counter-terrorist financing standard. तो आउटराइट बैन करना इज नॉट द सॉल्यूशन, बट बेटर है कि आप उसको रेगुलेशन में ले आइए ताकि अंडरग्राउंड ना चले ये चीजें। ओके, सामने चले, टैक्स नेट में भी आए, और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज करने का डर है क्रिप्टोस को, वो ना हो। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम एक लाइसेंसिंग रिजीम सेटअप करें वर्ल्ड ओवर। जो भी डीलर्स हैं जो डील कर रहे हैं क्रिप्टोस में, दे शुड ऑब्टेन ए लाइसेंस फर्स्ट। RBI restrained banks from dealing in cryptocurrencies, a decision that had to be reversed by Supreme Court in 2020। RBI ने बैन कर दिया था अपने सारे बैंक्स को कि आप क्रिप्टो करेंसीज में डील नहीं करेंगे, बट फिर वो कोर्ट गए कि ये तो अनफेयर है, तो फिर कोर्ट ने उस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। और लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इम्पोज किया एक टैक्स, अगर आप कोई भी इनकम जनरेट करते हैं फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, और रेट रखा था 30% अलॉन्ग विथ 1% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बाकी फिर वो वही सब बातें, क्लाइमेट चेंज और फाइनेंस फॉर डेवलपिंग नेशन एंड सो ऑन। देखिए, G20 में आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, हमारे काम का हो जाता है सिर्फ उसका आउटकम, और इंडिया ने किस तरीके से इसको रीशेप किया है। ठीक है, तो G7 कंट्रीज जो हैं, मोस्टली वही वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दे आर पुलिंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑन मैनी इंपॉर्टेंट फ्रंट्स, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर पे उनका स्टैंड अलग है। ठीक है, रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इनके जब रिफॉर्म की बात आती है तो वो वेस्टर्न G7 कंट्रीज को एग्री नहीं करती हैं। डेट फॉरगिवनेस, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन में उनका कहना है कि डेटा शुड बी फ्री फ्लो। ओके, पर इंडिया कहता है नहीं, हमारे यहाँ का डेटा हमारी यहीं स्टोर कीजिए, हमारी ही बॉर्डर्स के अंदर अंदर होना चाहिए। बट ये मानते हैं कि नहीं, इंटरनेट जब पूरे ग्लोब पर एक ही है तो फिर डेटा का भी फ्री फ्लो होना चाहिए। तो हम एग्री नहीं करते जनरली इस पे, क्योंकि वो एडवांटेज दे जाता है उनके यहाँ की कंपनीज को। नेक्स्ट, एनर्जी, क्लाइमेट कमिटमेंट्स एंड ट्रेड एंड सो ऑन। तो इन सब इश्यूज पर डिफरेंस है देयर G7 कंट्रीज में और बाकी के जो बच गए G20 मेंबर्स। ओके, नो काफी सारे ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं जो इन G7 को फोर्स कर रहे हैं कि आप अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए। जैसे मिलिट्री कूप्स इन वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, हमने देखा था काफी सारे कंट्रीज में मिलिट्री कूप हुआ है। डिजायर टू रिड्यूस द एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज ऑफ US डॉलर, डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा है वर्ल्ड। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, जो कि हम देख चुके हैं। सोशल लिबरलाइजेशन अंडरवे इन वेस्ट एशिया, मतलब इवन वेस्ट एशिया की कंट्रीज भी जो हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी जनरली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स मानी जाती है, बट इवन अब वहाँ पर भी काफी लिबरलाइज हो रही है सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे वुमेन्स को अब ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए जा रहे हैं, जो कि पहले नहीं दिए जाते थे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि यहाँ पे इसमें जो भी कोडिंग यूज की गई है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे यूपीआई था, तो वो क्या था, एक ओपन सोर्स था। फिर सभी बैंकों ने यूपीआई पे बेस अपनी अपनी ऐप लॉन्च कर दी। ओके, लाइक SBI बडी एंड सो ऑन। एंड इंडिया रिमार्केबल लूनार लैंडिंग। ठीक है, ये जो इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट की है, तो इससे कहीं ना कहीं वो कंट्रीज जो कभी कॉलोनी हुआ करती थी वेस्टर्न कंट्री की, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करती हैं वो। ठीक है, बाकी का आर्टिकल बोल बच्चन है, जस्ट इग्नोर इट। नेक्स्ट है कि अब ये जो बिलो नॉर्मल मानसून आया है, इस वजह से ऑलमोस्ट 8.6% लेस एरिया में सोइंग हुई है अरहर, उड़द, मूंग एंड अदर खरीफ पल्सेस की। ठीक है, तो देर इज ह्यूज प्रोस्पेक्ट कि अब ये
इसके प्राइसेस महंगे होंगे, ठीक है, पल्सेस के। इंडिया इज नॉट ओनली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर बट ऑल्सो कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ पल्सेस। राइट, तो अब इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है गवर्नमेंट को। यहाँ पे ये सब बेसिक बातें हैं, बट कुछ काम की बातें जो मैं आपको बताता हूँ। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1789 में एक्सिस्टेंस में आया, ठीक है। और 130 ईयर्स लग गए इनको विमेन को वोटिंग राइट देने में। जबकि इंडिया, चलो माना कि लेट इंडिपेंडेंट हुए थे, लेट हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट हमने शुरू से ही एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही अपनाई थी, ठीक है। आप विमेन हो, आप रिच हो, पुअर हो, डजेंट मैटर, आप सिटीजन हो और एडल्ट हो तो आपको वोटिंग राइट्स दे दिए गए, ठीक है। अमेरिका, यूके और जितनी भी कंट्रीज हैं इनमें ऐसा नहीं हुआ था। स्टेप बाय स्टेप पेजेस में दिए गए थे, ठीक है। पहले कुछ लोगों को दे दिए गए जो सपोज एजुकेटेड थे, टैक्स पेयर थे, ठीक है, इस तरह के लोगों को। फिर धीरे धीरे एक्सपैंड किया गया, बट इंडिया ने शुरू से ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रखा। तो यहाँ पे 130 ईयर्स लग गए विमेन को वोटिंग राइट मिलने में, एंड 175 ईयर्स लग गए ब्लैक अमेरिकन को टू गेट फुल सिविल राइट, ओके। इसलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका नाम इतना फेमस है बिकॉज उन्होंने फाइट किया था कि ब्लैक शुड ऑल्सो हैव इक्वल सिविल राइट एज सिमिलर टू वाइट। अब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इतना छोटा सा है कि मुश्किल से 11 पेज में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि उनके यहाँ सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और जितने भी स्टेट्स हैं उनके, उन स्टेट्स का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। इसलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो हम देखते हैं वो थोड़ा सा छोटा है। इंडिया ने क्योंकि एक ही वन कॉन्स्टिट्यूशन रखा है, स्टेट लेवल पर हो या चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, ठीक है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा लेंदी है। और लेंदी होने का एक और रीज़न ये भी है कि 1935 का एक्ट जो कि बेस बनाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो खुद अपने आप में बहुत बड़ा था, ठीक है। उसमें ही अराउंड 300 प्लस आर्टिकल्स थे, ठीक है। तो हमने उसी को बेस बना के फिर कुछ और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके मॉडिफाई किए वो सब चीज़ें अपनी लोकल कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथी बना। ओके, और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। कुछ प्रोविजन है जिनको अमेंड करना थोड़ा मुश्किल है, कुछ है जिनको बहुत इजीली अमेंड कर सकते हो। जैसे अगर आपको नया स्टेट बनाना है आप आराम से बना सकते हो सिंपल मेजोरिटी से। बट यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, 21 सेक्शन है, एंड 230 ईयर्स में वो सिर्फ अमेंड हुआ है 27 टाइम्स। तो आप समझ सकते हो कितना रिजिड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कितने 75 समथिंग ईयर्स हुए हैं और हम लोगों ने कितनी बार अमेंड कर दिया है? ऑलमोस्ट 107 या उससे भी ज्यादा, ठीक है। इनके सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुए हैं आज तक, ओके। यूके एंड इसराइल के पास कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है बट रिटन नहीं है उनका कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वो जनरली रूल्स कन्वेंशन इन्हीं के बेसिस पे फंक्शन करता है। यानी कि आप कह सकते हो कि यूके के पार्लियामेंट से बनने वाला हर एक लॉ उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है, ओके। सो अगर आपको यूके का कॉन्स्टिट्यूशन लाना होगा ना तो आपको पूरा एक शिप हायर करना पड़ेगा, वो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और क्योंकि जो भी एक्ट, जो भी लॉ आज तक उनके यहाँ इनेक्ट हुआ है वो सब उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं ये लोग कि G20 से कि थोड़ा हेल्थ वेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट्स हैं, बस वो देखेंगे हम। G20 countries must prioritize increased cross-cutting financing to strengthen health system, enhance access to essential health services, and address social determinants of health, such as poverty and gender equality. Next is health spending के बारे में कह रहे हैं. So global efforts are required to help countries strengthen their health system, especially in Africa and least developed countries, by attracting more development assistance for health and finding sustainable solutions to alleviate debt burden. We need a robust data system to monitor and implement policies and program effectively. क्योंकि जब तक आपका डेटा नहीं है आप पॉलिसी नहीं बना सकते अच्छी, ओके। और ये तो सब अब तक तो आपको याद हो गया होगा, 85% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है G20। फोर्थ, इन्वेस्टिंग इन अर्ली ईयर ऑफ चाइल्डहुड इज वाइटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आप जितनी अच्छी डाइट बच्चे को बचपन में देते हो, ठीक है, उतनी ही बेटर उसकी सोचने की क्षमता होती है, दैट इज हीज कॉग्निटिव स्किल्स, ऑलराइट। इसलिए जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये, चलिए छोड़िए, मैं नहीं आना चाहता उस मैटर पे, तो वो डिवाइड कर देता है स्टूडेंट्स को। Investing in early years of childhood is vitally important, including family-friendly policies and universal social protection. Such a investment can boost cognitive capital, ठीक है, that is a set of intellectual skills, tackling youth unemployment, such as digital literacy, building technology-driven and environmentally conscious growth, ठीक है। ये सब स्किल्स देने की जरूरत है हमें अपने बच्चों को।
नेक्स्ट है कि इंडिया डिजिटल डिजिटल बहुत बातें करता है, बट सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन भी इंडिया में ही होते हैं। ठीक है, इंडिया को कैपिटल कहा जाता है इंटरनेट शटडाउन भी। Internet shutdowns are disproportionate measures that violate human rights, including right to free expression. They contribute to unemployment, a dent in the economy, and are not demonstrably effective for achieving the stated objective of curbing violence. जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने काफी टाइम तक इंटरनेट शटडाउन रखा था, जब वहां से आर्टिकल 370 आया। अभी मणिपुर में जब वायलेंस इरप्ट हुआ तब भी हमने इंटरनेट शटडाउन काफी टाइम तक रखा। ठीक है, तो वो यही कह रही हैं कि देखिए ये वायलेंस तो कर्व करने का काम तो कर नहीं पाता है, कैसा कैसे लोग शेयर कर ही लेते हैं चीजें। और दूसरा कि ये लोगों की फ्री एक्सप्रेशन को जरूर रोक देता है, कि जो वायलेंस वगैरह की जो खबरें होती है वो नहीं आ पाती हैं पब्लिक में। जैसे कि जब वो मणिपुर का वीडियो आया था, दो लड़कियों को जिस तरीके से पब्लिक में न्यूट किया गया था। ठीक है, जब वो वीडियो आया था तो लोगों को लगा कि ये एक वीडियो है बस। ठीक है, लेकिन उसके बाद वहां के खुद के सीएम कह रहे हैं कि आपने तो एक ही देखा है, यहाँ तो ऐसी 100 से ज्यादा एफआईआर हुई है इस तरह के केसेस की। तो आप सीएम आप ये बात अब बता रहे हो और आपने क्या एक्शन लिया वो बताइए। ठीक है, तो इंटरनेट शटडाउन जितना आप कह सकते हो कि हम वायलेंस को रोकने के लिए यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो नुकसान कर जाता है। नेक्स्ट इज इट ब्रिज कनेक्टिविटी गैप्स, इनेबल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट ऑफ यूजर्स एंड लास्ट माइल एक्सेस। क्योंकि अगर इंटरनेट उस टाइम ऑन होगा और तो लोगों को में एक फियर रहता है कि नहीं नहीं, मैं अगर इस तरह की कुछ हरकत कर रहा हूँ घटिया, तो ये रिपोर्ट हो सकती है कल को, ये प्रूफ बन जाएगी मेरे अगेंस्ट। बट जब इंटरनेट ही शटडाउन है तो लोगों को उतना वो भी नहीं रहता, क्या प्रूफ हो दोगे आप। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है पेपर, आज का पेपर बहुत लेंदी है। देखिए, अब आपको पता है कि रशिया ने यूक्रेन के 4 एरिया कैप्चर किए थे, डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन एंड जैपोरिजा। तो अब उसने इन चारों में इलेक्शंस करवाए, लोकल इलेक्शंस। ओके, लोकल इलेक्शन। तो आप कह सकते हो कि अब इसके बाद वो अपनी जो भी उसकी प्रो गवर्नमेंट प्रो रशियन लोग होंगे वो पावर में होंगे, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि कीव यानी कि यूक्रेन वो तो वर्ल्ड को कहेगा ही नॉट टू रिकग्नाइज द फॉल्स इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको उस दिन एक न्यूज़ बताई थी कि क्यूबा से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कि आप रशिया में आइए और रशिया की तरफ से फाइट कीजिए। ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि रशिया को बहुत नुकसान हुआ है, काफी सोल्जर्स मरे हैं उसके इस लड़ाई में। ठीक है, तो क्यूबन अथॉरिटीज ने भी अरेस्ट किया है कुछ 17 लोगों को फॉर ट्रैफिकिंग मैन टू फाइट फॉर रशिया। नेक्स्ट नेक्स्ट आई टोल्ड यू कि फिलीपींस के साथ यूएसए ने भी एक पार्टनरशिप की है अपनी। ठीक है, मिलिट्री पार्टनरशिप। अल्टीमेटली क्या है गोल, चाइना को रोकना साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब फिलीपींस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। और यूएसए ऑलरेडी कह चुका है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजीज अब शेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, तो अब जब उसको फिलीपींस को यूएसए जैसे पार्टनर मिल जाएं या ऑस्ट्रेलिया जैसे पार्टनर मिल जाएं, तो उसमें थोड़ी हिम्मत आ जाती है। ओके, चाइना के अगेंस्ट। सो ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एमिड राइजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द रीजन इंक्लूडिंग इन साउथ चाइना सी। तो फिलीपींस ने भी यहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म की है नियर साउथ चाइना सी विद ऑस्ट्रेलिया। ओके, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर इन डिफेंस सिक्योरिटी आफ्टर यूएस। 2016 में एक आर्बिट्रेशन अवार्ड आया था जिसने कहा था चाइना को कि पूरा साउथ चाइना सी आपका नहीं है। ठीक है, आपका ये जो क्लेम है वो इनवैलिड है। बट चाइना ने रिकग्नाइज किया नहीं, उसने कहा मैं परवाह नहीं करता। ठीक है, चाइना's expensive claim in the strategic waterway where $3 trillion worth of shipment bond or trade passes annually. This award was final binding. तो इंडिया ने भी कल यही कहा था कि चाइना इस अवार्ड को फॉलो करे, आज ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कहा है कि इस अवार्ड को फॉलो करें आप, बट चाइना नहीं सुनता है। वो सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसलिए मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे एक टर्म है ICRR, ये हम पहले देख चुके हैं, ये क्या था। देखिए, जैसे CRR होता है ना, आपको पता होगा आई थिंक अब तक तो कि CRR क्या है, SLR क्या है। ठीक है, जैसे बैंक के अगर सपोज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज 100 रुपीज है, तो उसमें से RBI कहता है कि चलिए 4%, ये चेंज होते रहते हैं तो परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है। सपोज 4% है CRR, तो ये पैसा आप RBI के पास जमा कर दीजिए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। दूसरा LRR ऐसे SLR सपोज 18% है, ये भी चेंज होता रहता है। तो ये पैसा आप अपने खुद के पास रख लीजिए, बैंक अपने खुद के पास रखते हैं 18%, यानी कि 18 और 4 22 22 रुपीज निकल गए। ठीक है, बाकी बच गए 78 रुपीज, तो ये आप लोन में दे सकते हो आगे। राइट,
तो ये 18% आपको खुद के पास रखने होते हैं, चाहे आप कैश के फॉर्म में रख लीजिए, गोल्ड के फॉर्म में रख लीजिए, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख लीजिए, जैसे जी सैक कहते हैं। ठीक है, तो ये है सीआरआर एसएलआर की बात। अब क्या हुआ था कि आरबीआई ने मई के आसपास, इन मंथ ऑफ मई, 2000 के नोट वापस ले लिए थे। तो इससे काफी सारा पैसा बैंकों में वापस आ गया था। तो इस पैसे को अब आगे वो लोन में चढ़ा सकते थे, ठीक है, घुमा सकते थे। तो उससे क्या होता, मनी सप्लाई बढ़ जाता मार्केट में, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके, क्योंकि लोग के हाथ में पैसा आ जाता है। तो ये जो सरप्लस मनी आया था, इसको रोकने के लिए आरबीआई क्या लेके आया था, आईसीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआरआर, यानी कि ये जो पैसा यहाँ मई 19 से जुलाई 28 के बीच आया है, इस पे आपको एडिशनल सीआरआर मेंटेन करना होगा 10% का। क्लियर, बस इतनी सी बात थी। तो इस आईसीआरआर को अब आरबीआई डिसकंटिन्यू करना शुरू करेगा इन फेजेस, धीरे धीरे। क्लियर, बस इतनी सी न्यूज थी वो। नेक्स्ट है कि ये जो फिनटेक कंपनीज हैं, जो आपको लोन वगैरह देती रहती है, ये ऐप वगैरह, तो उनको आरबीआई ने कहा है कि देखिए आप एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना लीजिए, ठीक है, खुद रेगुलेट कीजिए, ताकि आपके यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो पाए। RBI asked fintech entities to form a self-regulatory organization that can help in establishing code of conduct, foster transparency, fair competition, and consumer protection, act as a watchdog, and encourage members to adopt responsible and ethical practices. और होती क्या है ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट एंड enforces the rule and standards relating to conduct of entities. The aim of protecting the customer and protecting ethics, equality, professionalism, and so on. The self-regulatory processes are administered through impartial mechanism. ठीक है, मतलब कुल मिला के हमें बस वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है। तो आरबीआई अपनी तरफ से कुछ रेगुलेशन नहीं इम्पोज कर रहा है अभी, क्योंकि उससे उनकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ जाती है। बट आप खुद से ही सेल्फ रेगुलेट कर लीजिए कि कुछ गलत ना हो आपके फिनटेक कंपनीज में। ठीक है, यहाँ पे 19 कंट्रीज हैं, तो नाम आप देख सकते हैं। मैं एम्फेसाइज करूंगा कि आप इंडोनेशिया ध्यान रखें, ठीक है, इटली याद रखें, और मैक्सिको याद रखें, और यूएई नहीं है। एंड यूरोपियन यूनियन खुद तो आता ही है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, सारी कंट्रीज आती हैं, बट यूके अलग से आता है। ठीक है, अभी तो चलो यूके नहीं रहा पार्ट उसका, ब्रिटेन नहीं रहा एटलीस्ट, बट यूके इसमें अलग से भी आता है, शुरू से ही आता है। ठीक है, बाकी सब बड़ी कंट्रीज हैं। वेस्ट एशिया सिर्फ सऊदी अरेबिया आता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि यूएई दो एक पावरफुल कंट्री है, नहीं आता। ईरान, इराक नहीं आते। ठीक है, 85% ग्लोबल जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड, एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब ये बना था, जब इसके गोल सिंपल थे बहुत, टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशन, क्रिएट ए न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट फाइनेंस पर ही फोकस था। बट इंडिया की प्रेसिडेंसी में इंडिया ने कुछ इसका डोमेन बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया है। वो हेल्थ की भी बात कर रहा है, वो स्टार्टअप्स की भी बात कर रहा है, वो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है, सारी बातें कर रहा है। ठीक है, 97 में शुरुआत हुई थी इसकी, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, क्योंकि एशियन क्राइसिस हुए थे, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, या आसियान कंट्रीज में। ठीक है, तो उसी के रिस्पॉन्स में शुरुआत हुई थी इसकी, बट अल्टीमेटली समिट लेवल पर ये आया है 2008 में। एक वर्ड है ट्रोइका। तो ये क्या होता है, देखिए ट्रोइका होता है मतलब आज जो करंट प्रेसिडेंट है यानी इंडिया, और जो पिछला प्रेसिडेंट था इंडोनेशिया, और जो आने वाला प्रेसिडेंट होगा दैट इज ब्राजील, इन तीनों कंट्रीज को मिलकर कहा जाता है ट्रोइका। ठीक है, फिर टेररिज्म कभी G20 के एजेंडा पे नहीं था, ये फाइनेंशियल मैटर से ही डील कर सकता था। बट 2015 में टर्की की प्रेसिडेंटशिप में उसने एम्फेसाइज किया कि नहीं, टेररिज्म और फाइनेंशियल सिक्योरिटी अलग अलग नहीं है। अगर किसी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रॉब्लम, तो कौन आएगा इन्वेस्ट करने, राइट? While India has long pushed for global consensus on a uniform, unified, and zero tolerance approach to fighting terrorism at G20, ठीक है, the needle moved decisively only in 2015 after a terrorist attack in Paris. Terrorism was never really a core topic for G20. Being a predominantly economic forum, security debates are almost frowned upon. टर्की की प्रेसिडेंटशिप हुई थी 2015 में, वहां से शुरुआत हुई, क्योंकि अंकारा यानी कि उसकी जो कैपिटल है, उसने कहा था कि फॉर इट्स नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट टेररिज्म वाज एन इंपॉर्टेंट इशू टू रेज। और आपको जो याद रखनी है वो ये कि जो न्यू इमर्जिंग थ्रेट्स है ना, नई टेक्नोलॉजी से, वो ये तो आपको प्रॉपर एक मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे। थ्रेट्स फ्रॉम न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पजेस। याद कीजिए कि सऊदी अरेबिया में एक ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया था ड्रोन्स का यूज करके, हाउदी रेबल्स ने। ओके, उसकी एक रिफाइनरी ही उड़ा दी थी। तो ये उसी का पार्ट है, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ड्रोन का यूज किया था उन्होंने, और पाकिस्तान भी तो ड्रोन का यूज कर रहा है ना हमारे इधर ड्रग सप्लाई करने के लिए, एलओसी के क्रॉस एंड पंजाब में।
The linkage between terrorism and organized crime, denying terrorist groups safe haven, securing digital public infrastructure, challenges posed by darknet and cryptocurrencies in money laundering, especially terrorist financing and money laundering, collective measures to counter money laundering and terrorism financing। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ आप अपने नोट्स में जरूर रखें, क्योंकि ये है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से नए थ्रेट्स हैं वर्ल्ड के लिए। Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.